बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस साइको एनालिटिकल थ्योरी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइको एनालिटिकल थ्योरी है क्या और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी है के। तो मेरी कोशिश होगी कि आसान और आम फहम मिसालों के ज़रिए आप लोगों को मैं ये समझा दूँ। साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्राइड साहब ने पेश की थी और इंसान के 3 डिफरेंट एंगल्स या 3 डिफरेंट एस्पेक्ट से उन्होंने एनालिसिस की। असल में उन्होंने कुछ केस स्टडीज़ की, कुछ बच्चों के और कुछ बड़ों के, और उन केस स्टडीज़ के बुनियाद पर कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर दिया। उस जनरलाइजेशन के बाद उन्होंने जो 3 एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए, तो वो साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर हमें मुख्तलिफ सूरतों में मिलते हैं। एक डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, इस पे बात की गई है साइको एनालिटिकल थ्योरी में कि जो डिफरेंट कॉन्शियसनेस है, यानी कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, तो इस पे बात की गई है। एक तो रहा ये एंगल। दूसरा जो एंगल था तो वो था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है तो वो डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं कि कौन सा एंगल उस पर ज्यादा गालिब आता है। और उन्होंने जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी पेश की तो उन्होंने 3 एरियाज आइडेंटिफाई कर ली, या 3 वो चीज़ें जो इंसानी पर्सनैलिटी पर गालिब आती हैं। एक को इट का नाम दे दिया, एक को ईगो का नाम दे दिया, एक को सुपर ईगो का। एक एरिया जो था वो कॉन्शियसनेस के से रिलेटेड था और दूसरा जो था वो पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। तीसरा जो एरिया जो साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर हमें मिलता है तो वो है कि इंसान के जो डिफरेंट साइको एनालिटिकल स्टेजेस हैं, तो उन पे बात की गई है कि दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। पहला जो स्टेज है तो उसको ओरल स्टेज का नाम दिया गया, दूसरे को एनल स्टेज का नाम दिया गया, तीसरे को फेलिक स्टेज का नाम दिया गया और चौथे को लेटेंट स्टेज का नाम दिया गया, और जो आखिरी वाला है तो उसको जेनिटल स्टेज का नाम दिया गया। अब ये डिफरेंट 3 एरियाज जो है तो इनके मुतालिक हमें डिटेल के मुतालिक वो बताते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले देखते हैं कि लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस से उनकी मुराद क्या थी। जो 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस थे तो कहते हैं कि फर्स्ट देयर इज कॉन्शियसनेस, द सेकंड वन इज द प्री कॉन्शियसनेस, and the third one is unconsciousness. Consciousness is that thing about which we are aware about, यानी जिस चीज के मुतालिक हमें पता होता है तो उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे why are you happy, क्यों कर खुश हो, और आप फौरन से बता दें कि these are the reasons that I am happy, so असल में वो चीज आपके कॉन्शियसनेस में है, जो बगैर एफर्ट्स के, बगैर स्ट्रेस के यकदम ऑटोमेटिकली आपको रीजंस का पता हो और आप एक्सप्लेन कर सके, तो उस एंगल को कहा जाता है कॉन्शियसनेस। दूसरा जो है वो है प्री कॉन्शियसनेस। प्री कॉन्शियसनेस कहते हैं कि वो चीजें जो कि आपको यकदम तो पता ना हो, अचानक तो पता ना हो। यू मे नॉट नो इफ यू आर आस्क्ड at once, but if you put some pressure on your mind, you may be able to recall, to memorize, remind yourself, okay, this is the reason। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों कर खफा हो, आप कहते हैं और सोच करते हैं कि अच्छा, this is the reason that I am happy, or this is the reason that I am sad। क्यों कर आपने ऐसा कर लिया? अगर आपको फौरन से जवाब दे देते हैं कि दिस इज द रीजन आई हैव डन दिस थिंग, इसका मतलब ये कि उसके लिए जवाब जो है आपके कॉन्शियसनेस में मौजूद है। लेकिन इफ यू पुट सम प्रेशर ऑन योर माइंड और फिर सोच कर और एकदम से आपको याद आ जाए दिस इज द रीजन दैट आई हैव डन दिस थिंग, दिस इज द रीजन दैट आई टुक दिस एक्शन, सो वो चीज असल में आपके प्री कॉन्शियसनेस में होती है। अनकॉन्शियसनेस क्या है? अनकॉन्शियसनेस दे थिंक अबाउट विच यू डोंट नो अबाउट, कि जिसका आपको खुद भी पता ना हो। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई हैव यू डन दिस थिंग,
यू आर अनेबल टू जस्टिफाई दैट व्हाई हैव आई डन दिस थिंग, या आपसे पूछे कि क्यों कर खुश हो, बस वैसे ही खुश हो, नहीं कोई रीजन तो होगी लेकिन यू डोंट नो द रीजन। असल में आपके कुछ अनकॉन्शियसनेस में कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप खुश हैं। या अगर आप खफा हो, आपसे कोई पूछे व्हाई आर यू सैड and you are unable to explain, so you think I don't know but I'm sad, khafa, hawas, it means that there is something in your unconsciousness. So these are the 3 conscious levels explained in the psychoanalytical theory. अब देखते हैं पर्सनैलिटी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। According to Sigmund Freud, he says that there are 3 levels or 3 different parts of the personality. एक को कहते हैं इट्स, दूसरे को कहते हैं ईगो और तीसरे को कहते हैं सुपर ईगो। बाज लोगों पर इट्स डोमिनेट करते हैं, बाज लोगों की पर्सनैलिटी पर ईगो और बाज लोगों की पर्सनैलिटी पर सुपर ईगो। अब ये है क्या, ये जरा देखते हैं। इट्स असल में अगर आप छोटे बच्चों को देख लें तो उनको आपने देखा होगा कि ही वांट्स टू स्नैच एवरीथिंग, टू ग्रास्प एवरीथिंग, टू हैव एवरीथिंग, क्योंकि दैट गिव्स हिम प्लेजर, सेटिस्फैक्शन। जो प्लेजर प्रिंसिपल्स हैं वो चीज़ें जो आपको सेटिस्फाई कर लें, वो चीज़ें जिसकी वजह से आप सेटिस्फैक्शन, प्लेजर महसूस कर लें, वो चीज़ जिसकी वजह से आप जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ इवन द अदर पीपल। छोटे बच्चों को देख लें, दे विल बी स्नैचिंग एवरीथिंग even if they have some dangerous things in the hand, चोरी वगैरह, तो उससे भी किसी को जख्मी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज को तोड़ भी सकते हैं, because that gives him the pleasure. जो pleasure principles आपको कंट्रोल करती है, that is called the id. तो ऐसे लोग जो कि सिर्फ अपने मुतालिक सोचते हैं, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के मुतालिक सोचते हैं, सिर्फ अपनी प्लेजर के मुतालिक सोचते हैं, तो असल में उनकी पर्सनैलिटी को इड्स जो है कंट्रोल करती है। दूसरी किस्म की जो पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ईगो। अब ईगो किसे कहते हैं? ईगो इज द रूल प्रिंसिपल, नॉट द प्लेजर प्रिंसिपल। यानी सोसाइटी के कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स, कुछ एटिकेट्स, इस तरह मुल्क के लेवल पर कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स, कुछ एटिकेट्स, या रिलीजन ने कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स, कुछ एटिकेट्स वगैरह, कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी हुई होती हैं। इफ यू आर फॉलोइंग देम रेगुलरली एंड प्रॉपरली, देन योर पर्सनैलिटी इज कंट्रोल्ड बाय ईगो। यानी अगर आप सिर्फ दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, यू आर कंट्रोल्ड बाय इट्स, जिसको हैवानी जिबिल्लत भी कहते हैं। लेकिन इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस of a community, of a society, of a country, of the globe, then your personality is controlled by what? Ego. So ego principles असल में satisfaction of the rules, satisfaction of the laws, or satisfaction of yourself according to the norms, that is called ego. अब सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो असल में मॉरलिटी पे बेस करती है। बाज़ औक़ात आपको रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस वगैरह इजाजत देते हैं कि आप कुछ कर लें, लेकिन आपका अपना ज़मीर जो है वो आपको कहता है कि नो, इट्स नॉट राइट, आई हैव द राइट बट मॉरली आई डोंट थिंक इट प्रॉपर। जो फॉरगिवनेस का लफ्ज़ है इस्तेमाल करते हैं कि किसी को माफ कर दिया, तो अगरचे आपका हक बनता है कि आप उस बंदे से बदला ले लें, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उस बंदे को माफ कर देते हैं। असल में ईगो तो आपको कहती है कि यू कैन डू इट, कि सुपर ईगो कहते हैं कि नो, दिस जेंटलमैन कांट अफोर्ड, सो आई शुडंट। या किसी को कर्ज दे दिया, वो कर्ज जो है यू हैव द राइट टू टेक, लेकिन आप कहते हो कि नहीं, इस बंदे के पास पैसे नहीं है, ये कमजोर है, तो चलो मैंने माफ कर दिया। सो जो चीज भी मॉरलिटी पे बेस करती है, दैट इज पार्ट ऑफ द सुपर ईगो। सो बाज लोगों को इट्स कंट्रोल करती है, बाज लोगों को ईगो, एंड बाज लोगों को सुपर ईगो। सो नाउ थिंक अबाउट योर पर्सनैलिटी टाइप, और उसके आपके पर्सनैलिटी पर कौन सी एलिमेंट जो है, कौन सा एंगल जो है वो डोमिनेट कर रहा है।
तीसरा जो एंगल है साइकोएनालिटिकल थ्योरी का, वो है डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और इसके लिए जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो उसको साइकोसेक्सुअल भी कहते हैं और साइकोएनालिटिकल थ्योरी भी उसको कहते हैं। अब ये है क्या? अकॉर्डिंग टू सिग्मंड फ्राइड, जो फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड ऑरल स्टेज। अब ऑरल स्टेज से मुराद ये है कि 0 से लेकर यानी बर्थ से लेकर 1.5 साल तक, 18 महीने तक। अब 18 महीने तक बच्चे के लिए जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है वो इस चीज़ में होती है कि वो किसी चीज़ को मुंह में डाल ले, यानी आप उसको जो चीज़ भी देते हैं तो वो मुंह में डाल लेते हैं। सो ऑरल सेटिस्फेक्शन इज द बेसिक इंस्टिंक्ट एट दैट टाइम, 0 to 18 months। अगर इस स्टेज पर आपने बच्चे की ये जरूरत पूरी कर ली, यानी अगर वो कोई चीज़ मांगे और आप उनको दे दें, आप उनको रुलाए नहीं, परेशान ना करें, तो लेटर ऑन यू विल सी दैट दिस बॉय विल बी ईटिंग नॉर्मली। लेकिन अगर आपने स्नैच कर लिया, रुला दिया, तो सारी जिंदगी ये बंदा जब बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें एक तो जल्दी जल्दी से खाना, एग्रेशन शो करना, ज्यादा खाना, these things will happen if not properly cared at this stage। सो ये सिर्फ जो है वो मुंह में चीजें देनी नहीं है बल्कि प्रॉपर चीजें से तरीके से भी देनी है। अगर ज्यादा खिला दिया, later on he will be demanding all the time to take more and more। अगर कम खिला दिया, so later on you will see that this boy at the later stage or this girl at the later stage he will be then eating quickly and eating too much then, और बड़े इंटेंसिवली खाते हैं। दूसरी जो स्टेज है उसको कहते हैं एनल स्टेज, जो कि 18 महीने से लेकर 3 साल तक का है। अब ये एनल स्टेज क्या है? एनल स्टेज कहते हैं कि ये स्टेज पर जो है 1.5 साल से लेकर 3 साल तक का बच्चा, उसके लिए जो सबसे ज्यादा बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है वो ये है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर ले, नीट एंड क्लीन अपने आप को रख ले। If you are able to develop in him this habit to control himself, to keep himself neat, और आमतौर पर छोटे बच्चों के लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या होती है कि वो अगर पेशाब वगैरह उसको कंट्रोल कर ले और शलवार वगैरह में पेशाब ना करे, अपने आप को गंदा ना करे, तो उसके लिए इससे ज्यादा बड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। If he is able to control himself at this stage, और अपने आप को नीट एंड क्लीन रख सके, या आप जो है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर ले कि बच्चे अपने आप को नीट एंड क्लीन रख सके, later on you will see that this man will become a very neat, clean and proper person। लेकिन अगर इस स्टेज पर a child isn't taken care of properly, later on आप देखेंगे कि इस बच्चे के अंदर कंट्रोल की बजाय एग्रेशन होगा। यानी इस चीज को सिर्फ आप ये नहीं देखिएगा कि बच्चा पेशाब कर रहा है, ये कंट्रोल कर सकता है, साफ कर रखा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो लेटर ऑन यू विल सी हिम टू बी अ वेरी सोशल पर्सन। अगर नहीं कर रहा तो ही विल बी कमिंग अ वेरी एग्रेसिव पर्सन। जो तीसरी स्टेज है तो उसको कहते हैं फेलिक स्टेज। अभी फेलिक स्टेज है क्या और ये इसके असरात क्या हैं? जो 3 साल से लेकर 6 साल तक की उम्र होती है, दैट इज वेरी मच क्रूशियल। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स एट दिस स्टेज। और मोस्टली आपने ये भी देखा होगा कि जो बच्चियां होती हैं तो वो बाप की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करती हैं, और जो बच्चे होते हैं जो मेल बेबीज होते हैं सो दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द मदर्स। असल में उनकी गोद में वो सेटिस्फेक्शन देखते हैं। So this is very important stage. If you provide them with proper love at this stage, बाप अगर बेटियों को और वालिदा जो है अगर बेटों को प्रॉपर लव प्रोवाइड कर ले तो फिर लेटर ऑन इन लाइफ उनकी जिंदगी में कभी भी ये गैप या खिला नहीं रहता, बल्कि दे फील सेटिस्फेक्शन, फील फुलफिलमेंट
So at this stage, parents should take very much care of their children and they shouldn't ignore them if they are running towards them. We must keep them or take proper care of them. वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चियों का और मदर जो है वो बेटों का एक्स्ट्रा केयर रख लिया करें, क्योंकि एट दैट टाइम दे आर लुकिंग फॉर सम सेटिस्फैक्शन। जो फोर्थ स्टेज है उसको लेटेंट स्टेज कहते हैं और इट इज फ्रॉम 6 to 12 years। ये वो स्टेज है जो कि एक बच्चा अपने आप को कंपोज करता है। यहां पर बेटा जो है मां की गोद से और बच्चा जो है और बच्ची जो है वो बाप के गोद से निकलकर अपने मोहल्ले में अपने घर में उसके जो सेम जेंडर सेम सेक्स के बच्चे होते हैं तो उनके साथ वो एफिलिएशन कायम करता है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी और इसको गैंग स्टेज भी कहा जाता है। एक थ्योरी में मैंने पढ़ा था कि गैंग स्टेज यू कैन आल्सो से कि यहाँ पर वो ग्रुप्स बनाता है। सो इफ एट दिस स्टेज ही हैज प्रॉपर फ्रेंड्स ऑफ द सेम जेंडर, later on you will see that he will be a very social person। लेकिन अगर इस स्टेज पर उनको अपने जेंडर के लोग ना मिले, so later on he or she will be very much hesitant। so 6 से 12 साल के बच्चों के लिए आप लाजमन जो है कंपनीज प्रोवाइड कर लिया करें घर के अंदर, अगर बच्चे हैं सेम एज को, ऑलराइट वरना मोहल्ले में और वट एवर द अदर वे पॉसिबल जो भी हो सकता है, क्योंकि लेटर ऑन इट विल ग्रेटली अफेक्ट हिज पर्सनैलिटी। जो आखिरी स्टेज है उसको कहते हैं जेनिटल स्टेज। अब जेनिटल स्टेज क्या है? ये 12 साल से शुरू होकर आखिर तक बल्कि 60 इयर्स तक चलता है। ये है क्या? जेनिटल स्टेज इज द वन which is responsible for the development of the whole personality। अब it is totally basing on what happened in the first 4 stages। अगर बच्चे को की oral satisfaction हो चुकी है, you will see that this person will be properly eating, properly sitting। अगर इसकी anal satisfaction हो चुकी है, later on you will see that this gentleman or this lady will be very much clean, neat अपने आप को रखेगी, very civilized होगी। अगर इस बच्चे को प्यार मोहब्बत मिला हो पेरेंट्स की तरफ से, then he will never ever look for satisfaction through other ways, through other means, क्योंकि उनके वो जो सेटिस्फैक्शन थी वो कुछ ना कुछ हद तक वहां पे पूरी हो चुकी है। और यही वो स्टेज है जहां पर इंसान फैमिली बनाता है, अपोजिट जेंडर के साथ ताल्लुकात बनाता है। अगर प्रॉपर उनको अपोजिट यानी शरीक हयात वगैरह मिल जाए तो लाइफ रन्स वेरी स्मूथली, अदरवाइज ही बिकम्स वेरी मच एग्रेसिव इन द रिलेशनशिप। होपफुली आज के सेशन में आपको साइको एनालिटिकल थ्योरी की समझ आ चुकी होगी कि ये है क्या, और डिफरेंट जो 3 मेन एरियाज हैं ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी वो कौन कौन से हैं, इनके इंटरप्रिटेशन क्या है, और ये भी आपको समझ आ चुका होगा कि किस लेवल पर हमने बच्चे का किस तरह से ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।